22 नवंबर 21 को सागर के न्यायिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला हमारे सागर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री SS चौहान साहब के द्वारा पारित किया गया है। इस फैसले को मैंने ऐतिहासिक इसलिए कहा कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे किसी भी नागरिक के बुनियादी अधिकार और दैनिक अभियोजन की सीमाएं तय होती हैं। आपको ध्यान होगा वर्ष 1968 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में बड़ी महत्वपूर्ण उक्ति दी थी और जो आज तक मील का पत्थर बनी हुई है। जस्टिस ए मुल्ला साहब की वो उक्ति मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। उनने कहा था कि इस भारतवर्ष में पुलिस सबसे बड़ा संगठित अपराधियों का गिरोह बन गया है। उस समय बहुत से लोगों ने इस पर असहमति प्रकट की, बहुत से लोगों ने इस पर आक्षेप किया, लेकिन वो फैसला आज तक कायम है, न्यायिक नज़ीर बना हुआ है। आखिर एक इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे सबसे देश के प्राचीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस बने, और हम जो न्यायिक फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर सरहरी सिंह गौर का नाम पूरे विश्व में कानून के क्षेत्र में विधिवेत्ता के रूप में बहुत आदर से दिया जाता है और उनको एक मील का पत्थर माना जाता है, ऐसे ही भारत की न्यायिक हिस्ट्री में जस्टिस ए मुल्ला साहब के नाम को बहुत ही आदर के साथ में लिया जाता है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ आदि क्षेत्रों में उनकी पुस्तकें आज भी पढ़ाई जाती हैं। तो जब उन जैसे वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी पूरे पुलिस के बारे में की गई तो उस पर पूरे विश्व के स्तर पर चर्चा हुई और ये पाया गया कि उनकी जो टिप्पणी है बहुत सटीक है, गलत नहीं है। जिस प्रकार से पुलिस उन दिनों बिहेव कर रही थी उसको देखते हुए उनने अपने अनुभव के आधार पर वो टिप्पणी की थी। आज उस टिप्पणी का इस केस से क्या संबंध है ये आप लोग पूछ सकते हैं। दरअसल इस पूरे केस में वन विभाग, जो पुलिस ना होकर इस केस में वन विभाग है, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल में रहती है और पूरे प्रदेश में अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है। यहाँ सागर में भी क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स बनाई गई है। तो क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा ये अभियोजन प्रारंभ किया गया था और जिस प्रकार से ये अभियोजन प्रारंभ किया गया और एक के बाद एक लगभग 27 लोगों को इस प्रकरण में अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया, जिनमें से करीब 11 अभियुक्त वर्ष 2017 की अप्रैल मई से जेल में, आज 4 वर्ष उनको पूरे हो चुके हैं जेल में। और इस केस में जब्ती के नाम पर जितने 9 लोगों को इस केस में रिहा किया गया है इस फैसले के द्वारा, माननीय चौहान साहब के द्वारा, उन 9 लोगों से एक भी वन्य प्राणी की या उसके अव्यय की कोई जब्ती नहीं हुई। केवल पेपर पर उनको इस षड्यंत्र का भागीदार बताते हुए, इस जघन्य अपराध का दोषी बताते हुए अभियोजित किया गया और अंत तक भी अभियोजन अपनी कहानी को किसी भी स्थापित साक्ष्य से, ऐसी साक्ष्य जो विश्वसनीय हो, जिससे न्यायालय का उचित समाधान हो सके, ऐसी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर सका। अंततः उसी के आधार पर कल का ये फैसला माननीय चौहान साहब ने दिया है। आज से कुल 4 महीने पहले इसमें ये फैसला क्या आया है? अभियुक्तों को, जिनके नाम इसमें लिखे हुए हैं फैसले में, इन 9 अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया गया है। वन्य प्राणी जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत धारा 2, 9, 39, 44, 48 से 49 बी
51 एवं 52, इतनी धाराओं के तहत इन सबको प्रोसिक्यूट किया गया था। और माननीय न्यायालय ने ये पाया है कि अभियोजन ने अपनी साक्ष्य से संदेह से परे किसी भी अभियुक्त के खिलाफ, मात्र 2 अभियुक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको सजा दी गई है, उनकी बात मैं अभी रखूंगा आपके सामने, उनकी सजा को भी कम किया गया है। यहाँ पहले 7 वर्ष की सजा दी गई थी, उस सजा को कम करते हुए 4 वर्ष की सजा की गई है और जुर्माना उनका माफ कर दिया गया है। अब केवल 2 लोगों को इसमें सजा का भागीदार पाया गया है, और वो भी इसलिए पाया गया है क्योंकि उन दोनों से वन्य प्राणी के अवयव की जब्ती हुई थी। लेकिन ये जो 9 मुलजिम जिनको उन्होंने रिहा किया है, इनमें से किसी भी वन्य प्राणी की या उसके अवयव की कोई जब्ती नहीं हुई थी। इसका मुख्य जो मनी बंधन भी है, तो उसको भी बरी किया गया। मनी बंधन को सरगना बताया था कि ये इस पूरे माफिया गिरोह को संचालित करता है। उस मनी बंधन के खिलाफ भी कोई अपराध सबूत नहीं पाया गया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे विद्वान निम्न न्यायाधीश श्री विवेक कुमार पाठक, जो उस समय CJM थे, उनने आज से 4 माह पहले 19/7/2021 को अपना फैसला सुनाया था, और उसमें उन्होंने इन सभी अपराधियों को इन अपराधों का सिद्ध दोषी पाते हुए दंडित किया था। और ये भी कहा था उन्होंने अपने फैसले में कि ये एक संगठित गिरोह था वन्य माफियों का, और उस संगठित गिरोह का सरगना मनी बंधन था, और ये लोग एक संगठित गिरोह के तौर पर वन्य जीवों की और वन्य जीवों के अवयवों की तस्करी में लिप्त थे। और इस आधार पर उन्होंने इन सबको दंडित किया था, और 20,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन आपको हैरत होगी कि मात्र 4 महीने के अल्प समय में उनकी अपीलेट न्यायालय, जो प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने अपने 148 पेज के फैसले में एक एक चीज की बारीक से बारीक मीमांसा करते हुए, सारे तथ्यों की गहन पड़ताल करते हुए, और इस संबंध में जो विधान है, चाहे वो भारतीय दंड विधान हो, चाहे दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान हो, चाहे वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान हो, चाहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंस की नई थ्योरी अभी आई है 2002 से, उससे सुसंगत प्रावधान हो, धारा 65B का प्रावधान हो, धारा 65(4) का प्रावधान हो, चाहे एविडेंस एक्ट की धारा 24, 25, 26, जिसके द्वारा कस्टोडियल स्टेटमेंट की मान्यता डिसाइड की जाती है। ये डिसाइड किया जाता है कि क्या किसी दबाव से, प्रलोभन से तो किसी का कोई कथन नहीं लिया गया। ये सारे के सारे बड़े महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न थे। इन सारे के सारे विधिक प्रश्नों पर उन्होंने विस्तार पूर्वक एक एक तथ्य का बारीकी से मूल्यांकन करते हुए, और उन तथ्यों के आधार पर उसी तरह के प्रकरणों में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और विभिन्न उच्च न्यायालयों के द्वारा समय समय पर आदेश दिए गए हैं, निर्णय दिए गए हैं, उन न्याय दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए, और मुझे ये कहने में बड़ी खुशी है कि इन न्याय दृष्टांतों को प्रस्तुत करने में जो हम अभियुक्त गण के अधिवक्ता थे, चाहे मैं हूँ, चाहे गिरधर पटेल जी हैं, या हमारे और दूसरे जो कलीग हैं, उन सब की मेहनत हम लोगों ने एक एक प्रश्न पर माननीय अपीलेट कोर्ट का समाधान किया कि जो लॉ अप्लाई किया गया है नीचे की अदालत के द्वारा, वो ओवर रूल हो चुके हैं। वो न्याय दृष्टांत आज की तारीख में मान्य नहीं है। उनकी विवेचना बाद के मेजॉरिटी जजमेंट्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीश या 3 न्यायाधीशों की बहुमत की पीठ के द्वारा उल्टे जा चुके हैं, और उनके आधार पर हमको दंडित किया गया है, जो सर्वथा कानून की और विधि के स्थापित प्रक्रिया के विपरीत है। तो उन सारी के सारे न्याय दृष्टांतों को सम्मानीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने मान्य करते हुए श्री विवेक कुमार पाठक जी के उस 4 माह पुराने निर्णय को आमूल चूल उलट दिया। वस्तुतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन 2 अभियुक्तों को जिनको दंडित किया गया है,
जैसा मैंने अभी आपको बताया, उनकी भी सजा में 7 वर्ष से उसको घटा के 4 वर्ष का किया गया है, जो कार्यकाल उनका लगभग पूरा होने की स्थिति में है। मेरे ख्याल से अगले माह में ही उनका वो 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वो रिहा हो जाएंगे। तो एक प्रकार से न्यायालय ने प्रकारांतर से उनको भी बहुत बड़ी रिलीफ दी है और जुर्माने को भी वेव कर दिया है। दरअसल उन लोगों का केस थोड़ा सा अलग इसलिए था कि उनसे जब्ती हुई थी और हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था। ये माननीय न्यायालय ने माना है कि ये कोई संगठित गिरोह नहीं था। इसकी कड़ियों को जोड़ने में अभियोजन पूरी तरह से विफल रहा है। जिस प्रकार से पेपर पर उन्होंने बतला दिया कि आगरा में रहने वाला या ग्वालियर में रहने वाले व्यक्ति का संबंध चेन्नई में रहने वाले अभियुक्त से है, कोलकाता में रहने वाले अभियुक्त से है, दरअसल उसको कहीं भी स्थापित नहीं किया जा सका। केवल पेपर के उन्होंने 1-2 अभियुक्त के बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट की बिना सक्षम अधिकारिता के प्रमाण पत्र की कापी के प्रमाणित मान लिया था विवेक कुमार पाठक जी ने, जबकि इस बारे में बैंकिंग बुक्स एविडेंस एक्ट की धारा 2A और 2B बहुत स्पष्ट तौर पर ये प्रावधान देती है कि ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र को मान्य करने के लिए किस तरह का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसा ये ले लो भैया, ये लो।